में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं की स्वतंत्रता पर बात करते हुए मनुस्मृति का जिक्र किया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के 9वें चैप्टर के 3रे श्लोक का जिक्र किया, जिसमें क्या लिखा हुआ है वो बताने के लिए जरा मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको लिए चलती हूं। अब उसमें लिखा है, पिता रक्षति कौमारे भारता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा ना स्त्री स्वातंत्र्य महर्ति। जिसका मतलब जो राहुल गांधी ने समझाया वो ये कि बाल्यावस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, यौवन अवस्था में पति करता है, वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है, वह सदा उसके अधीन रहती है क्योंकि वह स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। यह कहना है राहुल गांधी का। आप राहुल गांधी को सुने। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame. अब जिस मनुस्मृति पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जिसमें महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं, मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर और क्या लिखा गया है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मनु को लेकर जो उन्हीं के नेता नेहरू ने कहा था वो जानना जरूरी है। शायद राहुल गांधी जी को ये बात नहीं पता होगी, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 5 मई 1955 को लोकसभा में मनु और महर्षि याज्ञवल्क्य के लिए जवाब दिया था। इसमें उन्होंने कहा था, he referred to Manu and Yajnavalkya, very great men in our history who have shaped India's destiny. We admire them. They are our heroes of our history. अब इसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने कर देती हूं। उन्होंने मनु को, जरा इस पेज को रोक लीजिएगा, उन्होंने मनु को और याज्ञवल्क्य का उल्लेख करते हुए लिखा कि जो हमारे इतिहास के बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत को आकार दिया, हम उनके ऋणी हैं, वो हमारे इतिहास के नायक हैं। अब जिस मनु की मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं राहुल गांधी, उन मनु के बारे में नेहरू ने क्या कहा था वो आपके सामने है। अब नेहरू आगे क्या कहते हैं वो भी जानिए। द पॉइंट इज, इट इज वेरी अनफेयर फॉर मनु एंड याज्ञवल्क्य or anybody else to be brought in as a witness as to what should be done in the present condition of India. अर्थ ये हुआ कि मनु और याज्ञवल्क्य या किसी अन्य व्यक्ति को भारत की वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए, इसका साक्षी बनाकर प्रस्तुत करना उचित नहीं है। The conditions are completely and absolutely different. I admit that there should be and there are undoubtedly certain principles of human life which normally speaking do not change and should not change. इसका मतलब ये है कि परिस्थितियां बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न है। मैं मानता हूं कि मानव जीवन के कुछ निश्चित सिद्धांत होने चाहिए और हैं जो सामान्यतः बोले तो बदलते नहीं हैं और बदलने भी नहीं चाहिए। मानव जीवन के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को विधान और अन्य चीजों पर लागू करते समय हमें परिस्थितियों को वैसा ही देखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, देयर आर सर्टेन बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ बट इन अडैप्टिंग देम, यानी कि जब उन्हें अपनाने की, अडॉप्ट करने की बात आती है, बट इन अडैप्टिंग देम इन लेजिस्लेशन एंड अदर थिंग्स यू हैव टू कंसिडर द कंडीशंस एज दे आर एंड नॉट एज दे वर इन 1000 or 2000 years ago. अन्य चीजों पर लागू करते समय हमें परिस्थितियों को वैसे ही देखना होगा जैसे वो आज हैं, ना कि जैसे वो 1000 और 2000 वर्ष पहले थी। यानी कि बात यह है कि मनु या याज्ञवल्क्य
अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत की वर्तमान परिस्थितियों में क्या किया जाना चाहिए इसका साक्षी बनाकर प्रस्तुत करना उचित नहीं है। आज से 2000, 3000, 4000 और भारत के अगर कल्पकाल की आप गणना करेंगे तो ना जाने 36,000 लाख साल पहले की क्या परिस्थितियां थी, ये हम नहीं जानते। महर्षि मनु ने जब मनुस्मृति लिखी, वो समय था ताम्रपत्र पर लिखने वाली स्मृतियां, और स्मृति भी वो होती है जो लिखी नहीं जाती, जो स्मृतियों में होती है। लेकिन फिर जिसने भी उसे अंकित किया, ना आज की तारीख में वो ताम्रपत्र है, ना आज की तारीख में वो भोजपत्र है, ना ओरिजिनल मनुस्मृति हमारे पास है। उसका जो इंग्लिश रूपांतरण भी किया गया, उसके अंदर भी कितनी मिलावट की गई, सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए कह रही हूं कि आज की परिस्थितियों में उसे एडॉप्ट अगर आप करेंगे, उसकी तुलना आप 2000 साल पहले जाके करेंगे तो ये उचित नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो छात्रों की गूंज कर रहे हैं, और राहुल गांधी जब छात्रों की गूंज कर रहे हैं 2026 में खड़े होकर, तो वो मनुस्मृति को कोट करके ये बात कर रहे हैं। क्यों? अब राहुल गांधी को यह भी जानना चाहिए कि इसी मनुस्मृति की जिसकी वो बात कर रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए और क्या क्या लिखा गया। द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। आप केवल एक तस्वीर दिखा देते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर क्या है उससे आप जानबूझ करके लोगों को अनभिज्ञ रखते हैं, अनजान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका एजेंडा कामयाब नहीं होता। आपको बताना चाहिए कि इसी मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है, उस स्थान पर देवता का सदा निवास रहता है। इसके आगे क्या कहा जाता है? यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाह क्रिया, यानी कि जिस स्थान पर महिलाएं, स्त्रियां प्रसन्न नहीं होती हैं, जहां पर उनका सत्कार नहीं किया जाता है, उस स्थान पर देवता का निवास नहीं होता है। सभी धर्म, सभी कर्म निष्फल होते हैं। Whatever you do, it will go in vain। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अंग्रेजी में मनुस्मृति समझा रहे थे, तो अंग्रेजी में यह भी समझा देते। मनुस्मृति के बारे में अब तीसरे चैप्टर में श्लोक नंबर 57 में क्या लिखा गया है वो भी आप जान ले। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यतासु ततः कुलम। फिर से दोहरा दे रही हूं, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यस्त्यासु तत कुलम न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तदा ही सर्वदा। अब इसका अर्थ भी आप जान लीजिए, और राहुल जी अगर ये शो देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान से देखिए। जिस कुल या परिवार में बहु बेटियां दुख या शोक में रहती हैं, वो परिवार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये कौन कह रहा है? ये वही मनुस्मृति कह रही है, जिस मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बेड़ियों से आजाद हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको किसी मनुस्मृति का कोई एक श्लोक ये कह रहा है कि वो बेड़ियों में बंध गई हैं इस मनुस्मृति को पढ़ने की वजह से, तो प्लीज कोट दिस ऑल्सो, जो ये कह रहा है जिस परिवार में वो दुखी नहीं होती, यानी स्त्रियां दुखी नहीं होती हैं और प्रसन्न रहती हैं, वह परिवार सदा समृद्ध होता है और आगे बढ़ता है। ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। एक और उदाहरण, मनुस्मृति के तीसरे चैप्टर में ही एक और श्लोक है जो महिलाओं को लेकर है, श्लोक नंबर 62। ये भी जान लीजिए। स्त्रियाम तु रोचमानायाम सर्वम तदा रोचते कुलम तस्याम त्वम आरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते। यानी यदि घर की स्त्री प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो पूरा परिवार खुशहाल है और दीप्तिमान रहता है। लेकिन वहीं अगर स्त्रियां, घर की बहू, बेटियां, बहनें, माएं अगर दुखी हैं, तो पूरे के पूरे घर की रौनक, उसकी सुख, उसकी संपदा, सबका विनाश हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो ये तो मनुस्मृति की बात हुई। लेकिन अब एक और जानकारी आपके लिए। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है। इससे पहले राजा मनु का संविधान भी कहा गया। इसमें लोगों के व्यवहार, यानी कि उनका कंडक्ट क्या हो, कानून क्या हो, सजा क्या हो, इसके कई नियम और प्रावधान बनाए गए, और इसमें कुल 12 चैप्टर हैं।
और इन 12 चैप्टर्स में से 2684 श्लोक हैं और कई एडिशन में तो 2964 श्लोक भी मिलते हैं। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि जो ओरिजिनल मनुस्मृति थी, उस मनुस्मृति में तो इससे भी बहुत कम 1200 श्लोक का ही जिक्र था। अब एक डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखती हूं। मनुस्मृति का जिक्र उपनिषदों, रामायण और महाभारत में भी किया जाता है। ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, बाद में इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 27 मार्च 1775 को 11 पंडितों की एक समिति बनाई। 1775 में वॉरेन हेस्टिंग ने 11 पंडितों की एक कमेटी बनाई। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या था? भारत में उपलब्ध सभी संस्कृत पाली ग्रंथ का अनुवाद और अध्ययन करना। आज भारत में जितने भी ग्रंथ पर चर्चा होती है, सभी अंग्रेजों की कमेटी द्वारा ही अनुवादित की गई है। उस कमेटी के अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन समेत रिपोर्ट 1777 में सौंपी गई थी। माफ कीजिएगा। अब इसमें क्या लिखा गया था वो आपको बता देती हूं। मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, ये हम नहीं बता रहे। वॉरेन हेस्टिंग की 1777 की रिपोर्ट ये बता रही है कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, ऑथेंटिकेट है, लेकिन कुछ श्लोक गलत हैं, काल्पनिक हैं, अलग अलग कालखंड के हैं और वो कालखंड भी काल्पनिक है। दूसरे विद्वानों ने अपने शब्द मनुस्मृति में जोड़ने का प्रयास किया है। 1777 की जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें लिखा गया, बुक एज रिलेट्स टू द डेट टू हैव बीन फॉइस्टेड इन बाय अनदर एंड आफ्टरवर्ड्स। मैं फिर दोहरा दूं, ये मेरे शब्द नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो ये शब्द है, मैं वो रिपीट कर रही हूं। बुक एज रिलेट टू द डेट टू हैव बीन फॉस्टेड इन बाय अनदर एंड आफ्टरवर्ड प्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी किताब में तारीख को बाद में किसी और ने जोड़ा और फिर उसे मूल पाठ का हिस्सा बना दिया। किसने जोड़ा, किसने हिस्सा बना दिया, किसके मैलिशियस इंटेंट थे? अब इतना इतिहास में आप जाइएगा तो कहां कहां तक खोद के निकालिएगा। लेकिन ये वॉरेन हेस्टिंग की 1777 की रिपोर्ट कहती है कि कुछ लोग जो है वो काल्पनिक कालखंड के हैं, इसे बाद में जोड़ा गया था। अब उसी रिपोर्ट में आगे ये लिखा जाता है, बिसाइड्स कैन इट बी पॉसिबल दैट none of Manu's contemporaries, none of the succeeding writers should have recorded to striking a circumstance। यानी कि इससे अतिरिक्त किया यह संभव है कि मनु के किसी भी समकालीन लेखक अथवा बाद में किसी लेखक ने इतनी महत्वपूर्ण और असाधारण घटना का उल्लेख ना किया हो। नॉट पॉसिबल।